अभी फिर से प्रकाश के प्रावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड चैप्टर से कुछ आगे की बिंदुओं को लेकर आए हूँ। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, उसके किरण आरेख की जानकारी ली और उसमें किन किन बिंदुओं पे बिंब को रखने से उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, इसकी पूर्ण जानकारी हम लोगों ने ली। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग को जानकारी देने आई हूँ। इसके पहले थोड़ा सा एक बात पे मैं चर्चा करूंगी। एक वर्ड है अपसारी और अपसारी, जो कि इन्हीं गोलीय दर्पणों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे, मतलब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने दो तरह के दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो गोले की ओर होता है। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण किसी गोले का एक पार्ट होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो परावर्तक सतह है गोले के ओर है, गोले के केंद्र की ओर है। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो, मतलब इसको हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह के बारे में कि ये गोले से, मतलब कि दूर जिसका परावर्तक सतह होता है वो, मतलब गोले के बाहर करने का मतलब गोले के केंद्र से बाहर, केंद्र की ओर नहीं। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये तो शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में जो हमारा प्रवर्तक सतह है वो गोले की ओर है, उसका जो एरिया है, प्रवर्तक एरिया, वो सीमित है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, हमारा जो परावर्तक सतह है गोले के बाहर है। तो इसका जो परावर्तक एरिया, परावर्तक सतह का जो एरिया है, इसको हम कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग है। मतलब ये एक बड़ा एरिया है। कहने का मतलब कि अगर हम कल्पना करें तो एक बड़ा एरिया ये कवर कर सकता है, जबकि ये जो हमारा जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है ये एक बड़े एरिया में सीमित एरिया को कवर करेगा। तो ये जो गुण होता है उत्तल दर्पण का, ये अपसारी कहलाता है। कहने का मतलब कि एरिया को बड़े करके दिखाना, है ना, ये उत्तल दर्पण का गुण होता है। वही हमारा अवतल दर्पण जो होता है वो संकेंद्रण की ओर, मतलब इसका जो एरिया जो होता है लिमिट होता है और वो संकेंद्रण की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब कि इसका क्या गुण होता है, लाइट फोकस को सीमित कर देना, लिमिटेड कर देना। जबकि उत्तल दर्पण का क्या गुण होता है कि वो जो लाइट है उसको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, अपसारी गुण उसका होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है अवतल दर्पण की अपेक्षाकृत हमेशा बड़ा एरिया, बड़े क्षेत्र को दर्शाने में मदद करता है, जो कि इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य गुण में आता है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम उसी उत्तल दर्पण की शुरुआत करते हुए मैं फिर वही से चलूंगी। आज उत्तल दर्पण की किरण आरेख की चर्चा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किरण आरेख की सही जानकारी होती है तो किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने की जो स्थिति होती है वो आसान हो जाती है। तो इसमें भी अवतल दर्पण की तरह 4 किरण आरेख के मुख्य नियम है। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, है ना, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण, ये हम लोगों ने उत्तल दर्पण ड्रा किया। उत्तल दर्पण ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये P इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, अब है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, यानी कि ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर जो प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ये हो गया C। ठीक है, C यानी वक्रता केंद्र, F यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण है वो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती। तो होता है क्या, ये सतह से टकराएगी और ये परिवर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये परावर्तन के दौरान ये होता ये है कि ये
ऐसा महसूस होता है कि जो प्रकाश की जो किरण है ये हमारे मुख्य फोकस से आ रही है, ठीक है। प्रकाश की ये किरण जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है, प्रवर्तक सतह के पास आपतित होती है, तो वो जो किरण है वो मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। यानी ऐसा लगता है जैसे वो मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। ये इसकी किरण आने का पहला रूल है। दूसरे रूल में क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण प्रावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। करने का मतलब इसका रूल भी बहुत कुछ वैसे ही है जैसा कि हम लोगों ने अवतल दर्पण की किरण आरेख को पढ़ा था, बस प्रवर्तक सतह के अंतर के चलते इसके नियम में थोड़ा सा इसका जो आरेख है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो दूसरा क्या है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस की ओर डायरेक्टेड, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कोई किरण अगर मुख्य फोकस की ओर डायरेक्टेड आती है प्रवर्तक सतह पर, तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा उत्तल दर्पण है, हमेशा ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब ये किरण आरेख का नियम नंबर 2 की मैं चर्चा कर रही हूँ। तो इसमें क्या करना है कि मुख्य फोकस की ओर डायरेक्टेड जो किरण है वो अगर मुख्य फोकस की ओर डायरेक्टेड कोई किरण आती है या मुख्य फोकस की ओर निर्देशित कोई किरण प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। इसको कैसे हम करेंगे कि ठीक है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के ओर निर्देशित आ रही है। अब ध्यान दीजिए कि मुख्य फोकस है लाइट का एक बिंब, लाइट का एक रे प्रवर्तक सतह पे मुख्य फोकस के निर्देशित गिर रही है, तो प्रवर्तक के पश्चात जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, ठीक है। ये किरण आरेख का उत्तर दर्पण के लिए नियम नंबर 2। फिर से इसको रिपीट करती हूँ। कोई किरण आरेख मुख्य फोकस को निर्देशित करती हुई अगर कोई किरण प्रवर्तक सतह उत्तर दर्पण की प्रवर्तक सतह पे आती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, ठीक है। ये किरण आरेख का दूसरा नियम है उत्तल दर्पण के लिए। तीसरे नियम की मैं बात करूं तो नियम नंबर 3 में क्या है, नियम नंबर 3 में है कि कोई भी उत्तल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर से निर्देशित जब कोई किरण आती है तो मतलब वो उसी प्रवर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर ही निर्देशित होती है। मतलब ऐसा महसूस होता है कि जिस पाथ में वो आई उसी पाथ से वो वापस निकल रही है। कहने का मतलब इसको फिर से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर से वही P, F एंड C फोकल लेंथ, ये मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो कहना है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड आती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो परावर्तन होता है उसके पश्चात वो उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब कि अगर कोई किरण आएगी कि हमारे वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित तो फिर पुनः उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसा होगा कि इसी पाथ की ओर फिर वापस लौट जाएगी। अगर ऐसी कोई किरण आपतित होती है प्रवर्तक सतह पर तो ये पुनः वहां से वापस चली जाएगी, मतलब कि जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। ये था उत्तल दर्पण का किरण आरेख का नियम नंबर 3। नियम नंबर 4 के बारे में मैं चर्चा करूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो, ठीक है, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव की मैं बात करूं तो P, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की
निश्चित एंगल से दर्पण के ध्रुव परावर्तित हो तो उतने ही बराबर का कोण बनाकर परावर्तन के पश्चात बराबर का कोण बनाते हैं वो परावर्तित हो जाता है। कहने का मतलब अगर कोई रे इंसिडेंट है यहाँ पर आई एंगल बनाते हुए, ठीक है, एंगल आई, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि वो परावर्तन के पश्चात वो परावर्तित हो जाएगी और इसका एंगल जो है उतना ही रहेगा जितना कि आप समझते हैं। करने का मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा, मतलब वो बराबर कोण बनाती हुई वो जो किरण है वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण के लिए मुख्य 4 किरण आरेख हैं जिनको कि फॉलो करना होता है। तो इस किरण आरेख को फॉलो करते हुए जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके मुख्य रूप से 2 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, 2 बिंदुओं के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें कि उत्तल दर्पण में बिंब का किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है, जहां याद करें हम लोग अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में हम लोगों ने 6 बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, यानी 6 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पे की जहां पे की प्रतिबिंब इमेजेस प्राप्त हो रहे थे। वही उत्तल दर्पण में ये जो पॉइंट है ये मुख्य रूप से 2 ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर की इनके इमेजेस प्राप्त होते हैं। पहला जो बिंब की स्थिति होती है, पहले बिंब की स्थिति के बारे में बात करें तो अगर फर्स्ट है, अगर बिंब अनंत पर है, बिंब कहाँ है, बिंब अनंत पर है, ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करें। ठीक है, ये हो गया इसका कॉलम सरफेस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, राइट। तो अगर अनंत पर कोई बिंब होने का मतलब कि लाइट रेज जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट रेज आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके पहले हम लोगों ने किरण आरेख के नियम में क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें होती हैं वो फोकस पर अपसारित प्रतीत होती है ना। जो भी किरण है वो फोकस पर अपसारित, माना कि ये किरणें जो है बिंब से आ रही है तो इनका क्या होगा, सबका परावर्तन हो जाएगा, राइट। और ये कहाँ से प्रतीत होगी, मुख्य फोकस पे, ठीक है। कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब की जो स्थिति है, अगर बिंब अनंत पर है उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले क्या हो जाएगी, बिंब फर्स्ट है स्थिति, ठीक है। तो कहाँ होगा, मुख्य फोकस पर। और एक चीज ध्यान देने की बात है, ये किरण आरेख जहां पे मिलते हैं, जहां पे लाइट रेज आपस में मिलते हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो हमेशा मिरर के पीछे हो रहा है। अब देख रहे हैं लाइट रेज को आगे मिलने की कोई संभावना नहीं, मिरर के आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है, वो कहाँ मिल रहा है, तो मिरर के पीछे मिल रहा है, यानी दर्पण के पीछे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब बिंब अनंत पर है तो ये बनेगा मुख्य फोकस पर, ठीक है, मुख्य फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा, राइट। उसके बाद फिर प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो साइज की बात करें तो अनंत में बिंब चाहे जो भी हो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटे साइज का बनना है ना।
यानी मुख्य फोकस से जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो छोटा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रकृति क्या होगी, क्या इसका नेचर रहेगा। प्रकृति हमेशा आभासी और काल्पनिक को लेके, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो हमेशा आभासी बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने का मतलब कि वो वर्चुअल है, इमेजिनरी इमेज बन रहा है, वो काल्पनिक है। और कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। ठीक है, ये हो गया कंडीशन नंबर 1, जब बिंब अनंत पर है। तो कंडीशन नंबर 2 की चर्चा करें, जब बिंब की स्थिति को थोड़ा सा चेंज करें। अगली बार बिंब को कहाँ रखते हैं, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, जो हमारा बिंब है, इस बार सेकेंड कंडीशन में उत्तल दर्पण का सेकेंड कंडीशन लिया जाता है बिंब किरण आरे के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब दर्शाने में। तो आवाज है बिंब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। ध्रुव मतलब पी है ना, ध्रुव के बीच। ये हो गया कंडीशन नंबर 2। तो इसका किरण आरेख खींचे कि इसका क्या स्थिति रहेगा। तो उत्तल दर्पण ड्रॉ किया। अगर किरण आरेख की सही जानकारी हो और उसका उपयोग करना जान लें तो प्रतिबिंब तो बहुत आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है, मिरर चाहे कोई भी हो, उत्तल हो या उत्तल हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने बोला कि प्रतिबिंब कहाँ है, बिंब कहाँ है, हम लोगों ने बोला ध्रुव और अनंत के बीच में। तो वो कोई भी जगह कोई पोजीशन हो सकता है, माना कि इस पोजीशन पे हम लोगों ने बिंब को रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक रे जो पैरेलल मूव था, पैरेलल, इसका क्या नियम होता है, ये प्रवर्तक सतह से मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट रे था वो उसकी स्थिति हो गई, इसका प्रवर्तन क्या होगा वो कंडीशन समझ में आ गया। सेकेंड रे को हम कैसे ले सकते हैं, सेकेंड रे के बारे में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इमेजिन करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जुड़ दी जाएंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है उसका क्या स्थिति होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जुड़ी जाती है, उसका स्थिति होता है कि वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब उसी पार्ट पर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एक रे मुख्य अक्ष के पैरेलल लिया, समानांतर लिया, जो मुख्य फोकस से अपसारित होती महसूस हो रही है। ठीक है, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की ओर लिया है, जो कि वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है। तो ये तो इसका जिस पाथ में जाएगा उसी पाथ के विद्युत अनुदिश वो वापस परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा दोनों किरण है वो कहाँ पे मिलता हुआ महसूस हो रहा है, वो पी और एफ के बीच एक सिचुएशन मिल रहा है जहाँ पर कि वो आपस में मिलता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा इमेज है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा, और उसके साइज का साइज क्या होगा, साइज छोटा रहेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उत्तल दर्पण में जब हमारा बिंब अनंत सा दर्पण के ध्रुव के पीछे तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम जान पाते हैं। अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें, क्या क्या हम लोग एक प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे जाने पहले तो स्थिति है, कहाँ है, स्थिति में है पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच, मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया इसका प्रकृति।
साइज की बात करें तो साइज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने उत्तल दर्पण का पढ़ा, जिसमें कि प्रतिबिंब की प्राप्ति बिंब के पोजीशन के अनुसार हुई। तो इसमें एक चीज तो कॉमन आप देख सकते हैं बड़ी स्पष्ट रूप में कि दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ वो हमेशा बिंब के साइज से छोटा था। ठीक है, और उसके बाद में बिंब हमेशा आभासी मिला, सीधा मिला। तो इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण के इस गुण का उपयोग करते हुए इसको हम लोग बिंब के मतलब उत्तल दर्पण के इस्तेमाल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी उत्तल दर्पण के इसके बाद उत्तल दर्पण के इस्तेमाल की बात है कि कहाँ यूज किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हमेशा गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। जो ड्राइवर की बैठने की जो सीट होती है उसके अगल बगल जो गाड़ियों में जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। ठीक है, तो क्यों भाई, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में तो इसका उपयोग जो है, उपयोग क्या हो गया, उपयोग इसका होता है पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर। ठीक है, साइड मिरर का मतलब आपको समझ रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था उसके दोनों साइड में मिरर लगे होते हैं, जिसमें कि वो अपने पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता है और ड्राइविंग सही तरीके से कर पाता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, तो देखिए इसका दो कारण है। सबसे अभी हम लोगों ने बिंब से प्रतिबिंब की प्राप्ति की उत्तल दर्पण में, तो उसमें हम लोगों ने कारण के बारे में जाना, लेकिन फिर भी एक बार ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब देता है। ठीक है, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब देता है। ठीक है, यानी पहला कारण हो गया कि देखिए अब जब गाड़ी ड्राइव किया जा रहा है, ड्राइवर को प्रतिबिंब ऐसा मिलना चाहिए पीछे के जो भी ऑब्जेक्ट्स है, बिंब है, कि उसको वो सही मिलना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब मिलने से वो कंट्रोल नहीं होता है, छोटा जरूर है लेकिन वो सीधा है। ठीक है, पहला तो ये गुण हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो इसके पहले मैंने दृष्टि क्षेत्र इसको लिखो पहले, बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। जो हमारा उत्तल दर्पण है वो बाहर की ओर वक्रित होता है। ये एरिया निकला हुआ है उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो बाहर की ओर वक्रित रहने के चलते क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ये बड़े एरिया को कवर कर पाता है। इसलिए आगे से जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो साइड मिरर में एक बार जरूर झांकिएगा, देखिएगा पीछे की गाड़ियां छोटी छोटी नजर आती हैं, लेकिन एक बार में एक बड़े एरिया को कवर कर पाता है ये साइड मिरर। ये उत्तल दर्पण की इसी गुण के चलते इनका इस्तेमाल हमेशा आपका पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने गोलीय दर्पण का दोनों प्रकार के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। उनका किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, किस किस बिंदुओं पे रखने से, और उसके अलावा क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सारी उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की संपूर्ण जानकारी। उसके बाद मैं जो अगला जो पॉइंट जिसमें डिस्कशन करना चाहूंगी वो हमारा